अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अफशा जलील मीट दी प्रोफेशनल की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मीट दी प्रोफेशनल में हम आपको मिलवाते हैं हमारे मुल्क के कामयाब लोगों के साथ ताकि आप उनसे इंस्पायर हों, और हमारा एक मकसद भी यही है कि हम यूथ को इंस्पायर कर सकें। आज हम जिनसे आपको मिलवाने के लिए लेके आए हैं मियां जाहिद हुसैन साहब। आप सितारा इम्तियाज़ हैं, ऑनररी PhD डॉक्टर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैं, प्रेसिडेंट बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम है, प्रेसिडेंट ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस है, ऑल पाकिस्तान लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, नेशनल बिजनेस ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। आपसे मुलाकात करवाते हैं मियां जाहिद हुसैन साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, बिकॉज इतनी मसरूफियात, इतने सारे ओहदों पे आप फाइज हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अपडेट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं आपके बारे में, और इतनी मसरूफियात में से ये टाइम निकालना, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर सर। आपसे बिकॉज आपका ताल्लुक ज़्यादातर बिजनेस फोरम से है, तो मैं चाहूँगी पहले हम शुरू करें आपकी जो आपने जहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया, शुरुआत कैसे हुई, कैसे इतनी सारी चीज़ें करने का ख्याल आया, और कैसे ये टाइम मैनेज करते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये चूँकि हम लोग चिन्योट शेख कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो बाई बर्थ हम लोग जो है फोर फादर से ही बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। नाइस। तो मेरे फादर और फिर मेरे फादर के फादर, हम सब लोग चूँकि बिजनेस फैमिली से हैं, जी जी, तो हमने जब आँख खोली तो ज़ाहिर है कि एक बिजनेस फैमिली थी, बिजनेस घराना था। तो हमारे यहाँ फिर ज़ाहिर है कि जब फादर बिजनेस करते हैं तो उनके साथ फिर उठना बैठना, हर वक्त आना जाना, अगर स्कूल भी जाना है सही, तो स्कूल से वापस आके भी तो फिर वही घर में जो कारोबारी माहौल होता है। वाले साहब आते थे जब फैक्ट्री से, तो आके फिर वो अपनी कारोबारी बातें हमें शेयर करते थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बचपन से ही वो एक कारोबारी माहौल होता है। तो उसमें जब आप ग्रूम होते हैं तो आपके लिए फिर आगे जब खुद आप एक फील्ड में आते हैं और प्रोफेशनल या वर्किंग लाइफ में आते हैं, तो फिर इतना आपको अनोखा या अजीब या एक नया नहीं महसूस होता, क्योंकि आप उसी माहौल में पले बड़े होते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारा भी ज़ाहिर है कि फादर के साथ ही सिलसिला शुरू हो गया। अम्मी हमारी जो है वो, हम स्कूल से आते थे तो कहते थे फैक्ट्री चले जाओ, तो हम अपना स्कूल का होमवर्क भी वहीं बैठ के कर लिया करते थे, फिर रात को फादर के साथ घर वापस आ जाना। सही। तो ये बिगनिंग जो है वो चाइल्डहुड से फिर एक जो आता है, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो ट्रांजिशन थी वो भी साथ साथ चलती है। सही। तो ट्रेनिंग कहा जाए कि शुरू से घर से ही चलती रही। जी एग्जैक्टली, फादर से ही वो सिलसिला जो है वो चलता है। सही सर, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा आप बिजनेस फोरम्स के साथ रिलेटेड हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी जो पोजीशन है वो कहा जाता है कि डिक्लाइन की तरफ जा रही है, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है ऐसे नहीं है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे इसके ऊपर तबसरे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या है सूरत हाल एक्चुअली? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी का जो इनबिल्ट पोटेंशियल है वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सही। और हमारी इकॉनमी जो है, अगर पोटेंशियल वाइज अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ वेरी रोबस्ट इकॉनमी, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंस है वो सारी एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर में हमारा जो है, हमें खाने पीने की तमाम चीज़ें जो है वो हम खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से पहनने के लिए हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं जी। ये तो मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल जी। अच्छा, अब जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है वो हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट्स हैं। अभी आपने देखा होगा जो हमारे शौकत तरीन साहब जो है वज़ीर ख़जाना, उनका अक्सर बयान आता रहता है कि हम जो फूड आइटम्स हैं उसके नेट इंपोर्टर बन चुके हैं। तो कभी हम वो चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे, अब खाने पीने की जितनी चीजें हैं जो हम खुद बनाते हैं उसके अलावा भी हमें काफी सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी तरीके से कॉटन में भी हमारे यहाँ जो है, पहले हम तकरीबन कुछ 16 लाख बेल साल की बनाते थे, 16 मिलियन बेल। अब जो है सिर्फ 6.5 मिलियन बेल, और इस साल शायद 7 मिलियन बेल होगी। तो हमारी जो कॉटन जो है उसकी क्रॉप भी ऑलमोस्ट फेल हो जाती है। बाकी आइटम्स भी जो है, हमें जैसे दालें हैं, आपको देखा कि चीनी का बोरान हुआ, आटे का बोरान हुआ, हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। तो हमारा
खासा जो डॉलर्स हैं या फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें फूड आइटम्स पे भी खर्च करना पड़ता है। पेट्रोलियम जाहिर है कि हमारे यहाँ नहीं निकलती, तो वो तो हमें मंगवाना पड़ता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है। तो इसी तरीके से हमें पाम ऑयल मंगाना पड़ता है, खाने का जो तेल होता है। वो चीजें तो देखें हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो चीज हमारे यहाँ है वो भी अब हम मंगवाने पे मजबूर हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो उसका रियल पोटेंशियल है, उसको हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम किसान को सही अच्छे बीज नहीं दे पा रहे हैं, उसको खाद नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यूरिया का जितना क्राइसिस है पूरे मुल्क में, जी जी, किसान जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं जो हम खुद उसको मिसमैनेज करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उसमें करप्शन करते हैं, उसकी वजह से किसान को उसकी बर वक्त चीजें नहीं मिल पाती। तो उस वजह से ये हमारा अच्छा, तो इससे हमारी इकोनॉमी जाहिर है कि जब ये सारी चीजें भी हमें मंगवानी पड़ती हैं जी। फिर इसके साथ साथ जो है हमारी एक्सपोर्ट्स में भी हम गुज़श्ता 15, 20, 25 साल से हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर वो एक्सपोर्ट हमारी 25, 26, 27, 20, 21 बस इसी उसमें घूमती रहती है। हम उसको कभी हम $50 बिलियन, $100 बिलियन का हम ख्वाब भी नहीं देख सकते कि हम इतनी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है, हमें सेमी वैल्यू एडेड आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जिनको हम यहाँ बना सकें और जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। बिजली का बहरान आपने देखा कि हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है, जी जी। यानी आल्दो के हमारे यहाँ बिजली सरप्लस है, हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनके यहाँ लोड शेडिंग है या जैसे उनके यहाँ इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स आते हैं, बिजली नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है, यानी हम बिजली सरप्लस होने के बावजूद उसकी भी हम सप्लाई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। गैस की अगर आप देख लें जी जी, तो गैस का क्राइसिस जो है वो हमारे सामने, घरों के चूल्हों के लिए भी गैस हमारे पास दस्तयाब नहीं है। तो ये जो मामलात हैं ये असल में हमारे खुद के पैदा करता है सही, और उसमें जो हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग मैनेज करते हैं वो या तो नाअहल है या उसमें करप्शन है या उसमें उनकी डिसइंटरेस्टनेस है। तो उस वजह से वो चीज़ें हमारे यहाँ प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं है, प्रॉपर मैनेज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग बेरोजगार होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम होती है। और अभी हमारे पास जो बुरान इस वक्त चल रहा है जी जी, वो ट्रेड डेफिसिट का बुरान चल रहा है। सही, यानी ये कि हम इस साल तकरीबन को 75 से 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, सही, और जो एक्सपोर्ट्स होंगी हमारी वो तकरीबन 30 अरब डॉलर की होंगी। सही। तो 30 अरब और 80 अरब डॉलर जो है उसका डिफरेंस जो है 50 अरब डॉलर का हमारे पास शॉर्टफॉल होगा। सही। ये ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें तकरीबन 30 अरब डॉलर की हमें जो फॉरेन रेमिटेंस आएगी वो आने के बाद भी 20 अरब डॉलर का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। 12 अरब डॉलर के हमने अभी कर्जे लौटाने, तो मतलब ये है कि 20 और 12 32 अरब डॉलर हमें चाहिए। सही। और जाहिर है कि हमारी किटी में तो इतने पैसे हैं नहीं। तो ये सारे मामलात हैं जिसमें गवर्नमेंट कहती है जी हम बड़ी अच्छी इकॉनमी मैनेज कर रहे हैं। तो अगर अच्छी इकॉनमी मैनेज कर रहे हैं तो ग्राउंड पे तो हमें नजर नहीं आती। गरीब आदमी तो आप देख लें गरीब तर हो रहा है, बिल्कुल। और अमीर आदमी जो है उसके पीछे भी FBR पड़ा हुआ है। FBR भी अपनी जगह जायज है कि उसको टैक्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के बगैर तो मुल्क तरक्की नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें लोग जो है वो टैक्स देने से घबराते हैं। साल दो के इस साल आपका 6100 अरब रुपए टैक्स रिकवर होगा, जो कि पहले कभी इतना टैक्स नहीं हुआ। जी जी। लेकिन इवन देन ये तो 8000 अरब होना चाहिए, तो उसमें भी हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि थ्योरेटिकली मतलब हमारी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मगर प्रैक्टिकली देखें तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान एक मादनी ज़खायर से मालामाल मुल्क है। हमारे पास हम कपास के एक्सपोर्टर, आप जैसे आपने बोला कि हुआ करते थे, ये सब चीज़ें अब नहीं है। इतनी मिसमैनेजमेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज लाइक आपने बात की कि गरीब आदमी, आपने बात की बल्कि इनफैक्ट लाइक हम सबको नजर आता है गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीरों के पास भी जो है FBR पीछे पड़ी हुई है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहाँ पे लोग? क्योंकि अब देखा जाए तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वहां तो बात ही हो रही है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, मतलब करप्शन नहीं होगी और ये नहीं होगा, बट स्टिल अगेन वी आर सर्वाइविंग, और डे बाय डे वी आर कंटिन्यूसली सर्वाइविंग। सो हाउ वी कैन जस्ट ओवरकम दिस थिंग? देखिए, बात यह है कि हमारी जो, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ खाली नारे ही लगाती है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कि 10 रुपए फ्यूल की कीमत
कम की जी जी और 5 रुपए बिजली के ऊपर कीमत कम की, सही तो जाहिर है कि उन्होंने किसी चीज को आवाम को रिलीफ दिया है, बिल्कुल तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट उसको खैर मकदम करना चाहिए और हम उसका खैर सही मकदम करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये आप कैसे कर सकते हैं? एक तरफ उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले आपके वजीर खजाना गए IMF के पास और उनके साथ साइन करके आए एक एग्रीमेंट, जी जी जिसमें यह था कि आपने 25 रुपए बिजली की कीमत, फ्यूल की कीमत बढ़ानी है, 25 रुपए किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में आपने फ्यूल की कीमत बढ़ानी है, बिजली की कीमत आपने 5 रुपए बढ़ानी है, ये आप उनसे एग्रीमेंट करके आए। और 10 दिन बाद जो है वो उल्टा आप फ्यूल की कीमत जो आपने 25 रुपए बढ़ानी थी जी वो आपने 10 रुपए कम कर दी। तो इन अदर वर्ड आपका जो इकोनॉमी में गैप है वो 35 रुपए फ्यूल में आ गया ना। बिल्कुल इसी तरह बिजली की कीमत आपने 5 रुपए बढ़ानी थी, आपने 5 रुपए घटा दी, तो 10 रुपए का उसमें गैप आ गया। तो अब जाहिर है कि गवर्नमेंट सब्सिडी से पे करेगी। और ये आपका जो इंटरनेशनली आप उनसे एग्रीमेंट करके आए थे IMF से पहले 10 दिन पहले, तो आपने जाहिर है कि उसकी भी खिलाफ वर्जी की। अब वो IMF भी इस सिलसिले में कंफर्टेबल नहीं है। फिर इसी तरीके से आपने एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों स्टेप्स गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं, सही। लेकिन जब आप इंटरनेशनली किसी से कोई चीज कमिट करके आते हैं, राइटिंग में करके आते हैं, तो अब आपने उसमें एमनेस्टी स्कीम भी दे दी, बिजली के रेट भी कम कर दिए, फ्यूल के रेट भी कम कर दिए। IMF पूछ रहा है कि भाई आपने हमसे तो बात कुछ और की थी 10 दिन पहले और अभी कुछ और आप जाके कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट रिलायबल। आइंदा वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सही। अब आप पे अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर IMF की सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं होगी तो हमें जो $12 अरब कर्ज पुराना लौटाना है, तो उसके लिए नया कर्ज लेंगे तो पुराना लौटाएंगे। बिल्कुल। तो नया कर्ज हमें मिलेगा नहीं कि भाई आप लोग तो वादा खिलाफी करते हैं, आप लोग अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं करते, आप अपनी बेल्ट टाइट नहीं करते, आप अपने जो पिलफरेज है उसको कंट्रोल नहीं करते, तो नया कर्ज हमें मिलेगा नहीं, पुराना कर्ज हम कहां से लौटाएंगे। तो ये जो मामलात हैं, ये आखिर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इसके लिए उसे चाहिए कि एक तो है ना जी, ठीक है पब्लिक परसेप्शन है, आपने पॉलिटिकल डिसीजन लिया, लोगों को आपने रिलीफ मेजर्स कुछ करके दिए, अप्रिशिएटेड, लेकिन बात यह है कि एंड ऑफ द डे ये आपने जो गैप है इसको मैनेज कहाँ से करना है, इसको ब्रिज कहाँ से करना है। तो इसके लिए क्या आपने कुछ समझदार लोगों से, कुछ जो इन चीजों को, इकोनॉमी को समझते हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस में दिया कि ये चीजें किस तरह होंगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास इसको ब्रिज करने का कोई प्लान नहीं है, और गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसे लगता है कि हाथ खड़े कर दिए कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसके पास कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान या कोई स्ट्रेटजी है। सही। CPEC के थ्रू क्या समझते हैं? कहा जाता है कि CPEC में, क्योंकि CPEC की वजह से बहुत सारी खुशाइन चीजें आएंगी सामने, और बहुत अरसे से हम ऐसा उम्मीद भी रखी हुई है, इस गवर्नमेंट से भी मैं खासी सारी उम्मीदें थी। तो अब क्या लगता है कि ये कुछ फर्क पड़ेगा? जो हमारा तर्ज अमल है कि हर चीज को हम खराब करते हैं, अच्छी खासी चीज चल रही होती है, हम उसको खराब करने में मास्टर हैं। तो CPEC भी मैं समझता हूँ कि हमने खुद खराब किया। इसमें जो चाइना के साथ हमारे पहले एग्रीमेंट्स हुए थे, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट आनी थी $45 बिलियन की, जो बढ़ते बढ़ते जो है वो $65 बिलियन पे गई। और उसी की वजह से आप देखेंगे हमारे यहाँ जो 18-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, तो उसकी बजाय बिजली हमारे पास सरप्लस हो गई। सही। अच्छा, उनकी वजह से कोई 3000 किलोमीटर हमारी मोटरवेज बनी। अच्छा, उनकी वजह से हमारा ये रेलवे का ट्रैक बेहतर होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। उसी के साथ हमारा जो बनना था, ये आपका हैदराबाद सक्कर मोटरवे, जी जी, जो 5 साल या 4 साल की 5 साल ही हो गए कि वो जो बनना था वो नहीं बन पाया। सही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर CPEC सही तरीके से चलता रहता तो हमारा जो GDP है वो 2% इसकी वजह से बढ़ना था, एडअप होना था। सही। अब हमने CPEC के भी बकिए उधेड़ने शुरू कर दिए, तो अब वो 2% GDP जो हमारा इजाफा होना था वो भी नहीं हुआ। प्लस ये कि हमें जो यहाँ से, अगर आपको ख्वाजा साद रफीक का बयान याद हो, जो उन्होंने कहा था कि जी हम वो बुलेट ट्रेन कराची से वहाँ लाहौर तक या पेशावर तक चलाएंगे, वो मंसूबा भी कटाई में पड़ गया। फिर उसके बाद हमारे जो शेख रशीद साहब वजीर रेलवे थे, जी जी, उन्होंने कहा कि जी हम वो चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं CPEC के तहत, तो वो हमारा वो ये सारा जो ट्रैक है वो तब्दील होगा, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं, अब चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके ईरान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जैसे हमारे साथ CPEC है, इसी तरीके से उन्होंने ईरान के साथ किया है। वो तकरीबन $250 अरब की वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
वेयर एज के हम उनके पुराने और ट्रस्टेड फ्रेंड हैं, और हमारे तो $65 अरब पे हम जाके रुक गए हैं। तो उसमें नाअहली हमारी है, उनकी, चाइना की नहीं है। अगर हम उनके साथ सही तरीके से चलते रहते, हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते, सही तरीके से मैनेज करते, तो मैं समझता हूँ कि आज हम भी $300-400 अरब पे चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आए हुए होते, और उससे हमारी इंडस्ट्री भी आगे फ्लरिश कर रही होती, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाती, हमारे यहाँ जो राहदारी के किराए जो मिलने थे हमें ग्वादर पोर्ट से आगे तक, तो वो भी हमें मिल रहे होते। तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की एक नई शाहराह पे गामजन होता, जो कि हमने ये सारी चीज़ें जो है वो उनको मतलब सारी हमने उसको जो है ना किसी तरीके से, देखिए आपने उनको चाइना को पैसे तो लौटाने हैं, बिल्कुल उसको मार्कअप भी लौटाना है जो उन्होंने $65 अरब की, लेकिन वो जो चीजें आपने लगाई, वो सड़कें आपने बनवा ली, सड़कें बेकार पड़ी हैं इसलिए कि वो आपने एक्टिविटी नहीं की। आपने बिजली बनवा ली, बिजली आप यूज नहीं कर रहे इसलिए कि आपके पास गैस नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री आपने उस तरीके से जो बढ़ानी थी वो आपने नहीं बढ़ाई, या इंडस्ट्रियल के जो आपको उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने थे वो आपने नहीं किए। तो वो जो चीजें आपके जिम्मे थी वो आपने सही तरीके से की नहीं, तो उसकी वजह से वो $65 अरब जो है वो भी आपके सर पे एक बोझ बन गया। बिल्कुल जो उससे प्रोग्रेस होनी थी वो आपने की नहीं। तो ये मामलात हैं जो कि हमारे लिए बड़े परेशान हो गए। आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि 2018 की में बात हुई थी, इलेक्शन जब बहुत जोरों शोर से हो रहे थे, तो उसमें ये बात शुरू हुई थी कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। हमारे यूथ जो तक, क्योंकि हमारे 63% इस मुल्क की यूथ हमारा एसेट है, जिसको हम शायद क्या दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं उनके पास, वो तो एंटरप्रेन्योर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि शायद मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर बनना हम सब के लिए मतलब एक सुन्नत भी है, जिससे आप और दूसरे लोगों के लिए और दूसरी जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या हम अपनी यूथ को मैसेज दे सकते हैं इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए? जी देखिए, हमारे यहाँ यूथ जो है वो कोई तकरीबन 12-13 करोड़ के लगभग जो है हमारे यहाँ यूथ है। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ में 12 करोड़ जो है वो हमारी यूथ है। तो इस लिहाज से हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी आबादी का जो मेजर प्रोपोर्शन है वो यंग है, वो एनर्जेटिक है, वो काम करने की सलाहियत रखता है, वो डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि वो जो 12-13 करोड़ यूथ है हमारी, उसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं और कितने लोग जो हैं वो यानी हायर एजुकेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन दैट, आप जो भी यूथ है अगर कम पढ़े लिखे भी हों तो आप उन्हें स्किल दे सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में जाके स्किल्ड वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। सही। जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, फिर ये कि हमारे यहाँ जॉब्स जो होती हैं जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, इस तरह की बेशुमार जॉब्स हैं जिसमें आप जो कम पढ़े लिखे हैं उनको अगर आप ये ट्रेनिंग दें तो वो ट्रेनिंग लेके वो महीने का 40-50 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, जो जरा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम आईटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको हम जो स्टार्टअप्स होते हैं जो आईटी के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप उनको उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको आप एप्स बनाना सिखा सकते हैं। आजकल एप्स का बड़ा बिजनेस है, आपने ऐप बना के गूगल प्ले पे डाल दी तो वो $1-2 की आपकी एप्स लोग हिट करते हैं और वो परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से घर बैठे एक बंदा $10-15-20 डेली, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो या खातून खाना हो, वो भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें तो वो घर बैठे ये काम कर सकती हैं। तो इस तरफ भी हमें लोगों को इंक्लाइन करना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने 1-2 अच्छी स्कीमें दी हैं जिसमें कामयाब नौजवान प्रोग्राम है जिसमें वो फ्री मार्कअप उनको पैसे दे रहे हैं कि भाई ठीक है आप कोई ना कोई अपना काम कीजिए, अपना एंटरप्रेन्योर बनिए, कोई काम करना सीखिए। तो वो गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग दे रही है। इसी तरीके से समीडा के जरिए भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और टेप्टा के जरिए भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो हमारे इदारे हैं, टेप्टा हो गया, समीडा हो गया, इनको हमें और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ताकि ये इसकी आउटरीच ज़्यादा हो, ज़्यादातर लड़कों या लड़कियों तक पहुँच सकें और उन्हें इसमें अट्रैक्ट कर सकें। लोग जो होते हैं ना, बच्चे बच्चियाँ, उनमें एक झिझक होती है, जी जी, शाइनेस होती है कि जी हम जाएंगे, हमें क्या होगा, कैसे करना होगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हमें कोई प्रोग्राम इस तरीके से बनाने चाहिए कि जैसे घर घर जाके वो लगाते हैं टीके उसके जो वैक्सीनेशन के, इस तरीके से घर घर जाके टीमें हों जो वहाँ पे लोगों को
गाइड करें, स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में जाके उनके प्रोग्राम्स हों, जहाँ जाके उनको ये ट्रेनिंग दी जाए और उनको एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और उसमें अगर उनको थोड़े थोड़े पैसे भी अगर दिए जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें हम एक मुआशरे में इनकलाब आ सकता है। क्योंकि जो भी बच्चा बच्ची है वो घर में भी बैठा है अगर, तो वो ज़ाहिर है वो एक पंखा और एक लाइट तो उसने जलाई हुई है ना, बिल्कुल, तो उसी में बैठ के वो अपनी कोई ना कोई, अगर उसको लैपटॉप दिया जाए तो वो अपना बैठ के घर में कंप्यूटर पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है, कुछ कर सकता है। तो बस उसमें ट्रेनिंग दी जाए और छोटी मोटी अगर उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट दे दी जाए, 1,50,000 भी, तो वो इसमें वंडर्स किए जा सकते हैं। आपको, क्योंकि हुकूमत ने हमारे इसकी एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने लोन्स देने का एक मौके, मतलब हमारे यूथ जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ भी वो शिकायत करते हैं कि हमें मौके नहीं मिलते और कोई जवाब नहीं देता कोई। किस तरह से फिर वो बेचारे किस तरह? मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना लेती है, गवर्नमेंट उसके लिए फंड भी एलोकेट कर देती है, मगर जो गवर्नमेंट के आगे जो लोग होते हैं जी, जिन्होंने इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो मोटिवेटेड नहीं होते। सही, वो उसमें वो जिस तरीके से काम करने की जरूरत है जो वार फुटिंग के ऊपर, वो उस तरीके से करते नहीं है। उनकी नेचर जो होती है वो कोऑपरेटिव नहीं होती। वो लोगों को, उनकी नेचर होती है उनकी ट्विस्ट करने की, आर्म ट्विस्टिंग करने की, उनको परेशान करने की। सैडिस्ट होते हैं लोग, वो उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई आदमी तरक्की करे, तो वो उल्टा उनको तंग करते हैं। तो उसमें सही यही है ना, हमारे मुआशरे में हर जगह पे यही प्रॉब्लम है। अभी हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। किसी भी चीज में आप देख लें, उसमें बस लोगों को तंग करना जो है वो एक चीज उसमें रखी जाती है। तो अगर लोग कोऑपरेटिव नेचर के हों तो ये चीजें बड़ी सहल और बड़ी आसान हो सकती। सही। हम यूथ की बात करें, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को सर, कि क्या करे वो और कैसे इन सारी मुश्किलात का सामना करके अपने आप को मनवाए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूथ में भी सक्सेस स्टोरीज हैं। यूथ में भी इस वक्त हमारी यूथ जो है, अगर आज से 5 साल पहले अगर आप देखें तो जो वो उस वक्त काम कर रहे थे उसकी निस्बत आज मेरे ख्याल में डबल ट्रिपल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करके वो आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तियां होते हैं बच्चों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो नेटवर्किंग करके वो आगे बढ़ सकते हैं। जो लड़के या लड़कियां कामयाब हो गए हैं अपने सिस्टम में, अपने जो स्टार्टअप बिजनेस में, तो वो ज़ाहिर है उनको मैन पावर चाहिए होती है, वो अपने साथ दूसरे लड़के लड़कियों को एंगेज करते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्किंग बनती चली जाती है। तो बस वो नेटवर्किंग को मौसर करने की जरूरत है और शाइनेस को भगाएं, आगे आए, बढ़े। और गवर्नमेंट के इदारों से आप वेबसाइट पे आप चीजें चेक कर सकते हैं, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें, तो इसमें आपको रास्ते मिल जाते हैं। थोड़ी सी एफर्ट तो बहरहाल करनी ही पड़ती है, वो आप करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि स्काई इज द लिमिट। आखिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। क्या फॉर्मूला है कि मियां जाहिद हुसैन कैसे बने कोई? बड़ा आसान फार्मूला जी, आप बस मेहनत करें, जद्दोजहद करें और ईमानदारी से अपना काम करें। जो जिससे वादा करें, जो कमिटमेंट करें, उसको ऑनर करें। और बस ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन की रेपुटेशन ही सब कुछ होती है। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं और आप दूसरों के साथ सिंसियर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, और बस तो ये 2-4 चीजें ही हैं। अगर आप ये करें, मेहनत करें, तो फिर अल्लाह ताला बरकत भी देता है, लोगों की दुआएं भी होती हैं और आपकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। और शायद मुझे लगता है हमारी यूथ थोड़ी जल्दबाज है, तो उसको सब्र और तहम्मुल और नियत भी साफ रखने की बहुत जरूरत है। सब्र, तहम्मुल और परसिवरेंस हो, मुसलसल जायद मुसलसल है, वो आप करते रहें तो अल्लाह ताला बरकत दे देता है और आप कामयाब हो जाते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी और ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जिस भी बड़े आदमी की स्टोरी अगर पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसमें यही 2-4 चीजें ही आपको नजर आएंगी कि कमिटमेंट और मुसलसल कमिटमेंट, मुसलसल जद्दोजहद, और ये कि रॉन्ग कमिटमेंट ना हो। बस जो वादा करें उसको पूरा करें, ये 2-4 चीजें ही होती हैं बस। आज अपने मियां जाहिद हुसैन को सुना, अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी होस्ट अफशन जरील को। अल्लाह हाफिज।